अब 51 से शुरू करते हैं। जिसने ये वीडियो ना देखी हो, वो पीछे से जाके हमारा जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियोज़ हैं, उसमें से जाके देख ले। और फिज़िक्स के यांत्रिकी से हम 51 से शुरू कर रहे हैं नए वीडियो। और अपने स्टूडेंट से पूछेंगे, वो हमें आंसर्स देंगे। और जो है बाकी जो लोग हैं, जो वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, वो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो 51 से शुरू करते हैं हम। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है? ए ऑप्शन है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बी, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। सी, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। डी, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन ए, बाल ब्राम की स्थिति में आ सकती है। हाँ, तो 51 का ए है, क्या है? बॉल जो है वो विश्राम स्थिति में आ सकती है। और जो है, ये अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। सही टिक के लिए हम इसमें से वो चूज कर लेते हैं ना। एक टू टिक कर लेते हैं। ठीक है। अब 52 वह गुणनफल है। बल गुणनफल है किसका? ए, द्रव्यमान और वेग का। बी, द्रव्यमान और त्वरण का। सी, भार और वेग का। डी, भार और त्वरण का। ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। तो बल जो है, जो गुणनफल है, वो द्रव्यमान और त्वरण का है। ठीक है, नंबर 53 पे आ जाओ। नंबर 53 का क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। सी, भार में परिवर्तन होता है। डी, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो 53 का बी सही है। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ए, बढ़ता है। बी, घटता है। सी, वही बना रहता है। डी, 45% अक्षांश तक घटता है। ऑप्शन ए, बढ़ता है। बढ़ता है। तो हम भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का जो मान है वो बढ़ता है। 55, शरीर का वजन। ए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। डी, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो जो शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ए, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। बी, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। डी, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। ऑप्शन सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसी के कारण जब हम जंप करेंगे तो ज्यादा ऊंचा उछल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। ए, 20 जूल। बी, 200 जूल। सी, 981 जूल। डी, 0 जूल। सूझबूझ, ऑप्शन डी। ठीक है, तो 20 किलोग्राम के वजन से जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े जाने पे जो है, रखने के लिए जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है? 0 जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य है? ए, कोई भी कार्य नहीं। बी, ऋणात्मक कार्य। सी, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं। डी, अधिकतम कार्य। ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं। तो ये का जो आंसर है वो कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि जब आप लोग पहाड़ी पे ऑप्शन नंबर पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ए, तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए।
सी शक्ति संरक्षण हेतु, डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका जो है ऑप्शन डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि पहाड़, जब भी आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो आप आगे की ओर झुक के चढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है 60वां। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, बी इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, होकर नहीं जाती है, सी इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। यह एक आश्चर्य है। ऑप्शन ए इसके कुछ केंद्र में से जाने वाली उत्तर रेखा आधार से होकर जाती है। तो इसका कारण ये है क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र है, इसमें जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है आधार से होकर जाती है, इसीलिए ये नहीं गिरता है। अगर ऐसा ना हो तो ये मीनार गिर जाए, क्योंकि ये तिरछी है इसलिए। अगला क्वेश्चन जो है वो 61 नंबर का है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि ए जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है तथा उसकी ये कठोरता पाइप को तोड़ देती है, सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। ऑप्शन सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक आंसर है। आंसर नंबर सी सही है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जब सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो क्या होता है, पानी की पाइप फट जाती है। अगला क्वेश्चन 62 है। पानी से भरी पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, सी जमने पर जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, डी कांच ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो बोतल होती है वो टूट जाती है। अगला क्वेश्चन है 63। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, डी पानी जम जाएगा। ऑप्शन सी आयतन में पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पहले आयतन घटेगा फिर आयतन बढ़ेगा बाद में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर पे। एक झील से तैरने वाली इस्पात की नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ऑप्शन ए है नाव के भार से कम, बी नाव के भार से ज्यादा, सी नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, डी नाव के भार के बराबर। ऑप्शन सी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन 64 का आंसर सी बिल्कुल सही है, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे घड़ी से पीटा जाए छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होता है? मतलब किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ए गति का पहला नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम और डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम। बिल्कुल सही बात है, गति के प्रथम के नियम के द्वारा प्रथम नियम इसमें लागू होता है। और ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में 2013 में आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसको सही से याद करते हैं तो हो सकता है कि आगे वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन ये आए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 66 नंबर का है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि अब आप लोग कभी कश्मीर गए होंगे और वहां पे बर्फ पड़ी होगी अगर रास्ते में, तो उसमें चलना बहुत कठिन होता है। उसका उसका भी एक विज्ञान का कारण है। क्या कारण है? नंबर ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी ऑप्शन डी बिल्कुल बर्फ सही में है। सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए चलना कठिन होता है।
अगला है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, अब देखो यही चीज अभी ऊपर बताई थी, सेम चीज ही नीचे आ गई है। क्यों होता है, ऑप्शन देते हैं, बताना। ए, बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है। बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सी, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्वेश्चन बी पे आप टिक कर लीजिए। 68 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, अब जब वो लकड़ी का हो, सिलेंडर, आपके घर में सिलेंडर यूज होते हैं, ठीक है, इसको खींचने की जगह वो लगाएंगे तो आसानी से लुढ़कता है। इसके ऊपर भी साइंस काम करता है। क्या काम करता है, ऑप्शन बोलते हैं, बताना। ए, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सी, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। डी, उपयुक्त विकल्पों से अतिरिक्त कोई विकल्प। ऑप्शन बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। बस यही कारण है कि वो आराम से लुढ़काया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 69 है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर ए, पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। हाँ, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का जो स्तर है वो थोड़ा ऊपर आएगा। आंसर नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। लोहे की कील लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? जो लोहे की कील है वो पारे में तैरती रहती है, जबकि पानी में डालोगे तो डूब जाएगी, आपने अक्सर देखा होगा। उसके ऊपर साइंटिफिक रीजन क्या है, आप सब बता रहे हैं, बताइए। ए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। डी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। डी, पारा पानी से भारी है। ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए जो है, जो लोहे की कील है वो पारे में तैरती रहती है, जबकि पानी में डालेंगे तो तुरंत ही डूब जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, ये ह्रास कितना होता है? ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। बी, विस्थापित पानी के भार से कम। सी, विस्थापित पानी के भार से अधिक। डी, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। ऑप्शन ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। बिल्कुल सही ऑप्शन है। विस्थापित पानी के भार के बराबर जो है, इसमें ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है 72वां। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ आप पानी में डालेंगे तो उसमें तैरती रहेगी, आपने देखा होगा अक्सर। ठीक है, उसका लगभग एक चौथाई तिहाई कुछ भाग जो है ऊपर रहता है, बाकी जो है अंदर रहता है। ठीक है, और जबकि एल्कोहल में डालेंगे तो पूरा डूब जाएगा। क्यों डूब जाता है, जबकि दोनों ही पानी से होते हैं। ठीक है, द्रव द्रव होते हैं दोनों ही, क्योंकि ए, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बी, बर्फ पानी के जमने से बनती है। सी, बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। डी, बर्फ पानी में हल्की होती है तथा अल्कोहल में भारी होती है। ऑप्शन डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बिल्कुल सही आंसर है। बर्फ जो है पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसीलिए जो है वो अल्कोहल में डूब जाती है जबकि पानी में तैरती रहती है। आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, जो स्टील की गोली है वो पारे में तैरती है, क्यों तैरती है? ए, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। सी, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। डी, गोली तैर नहीं सकती। ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। जो पारे का घनत्व है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए वो जो है पारे पे तैरती रहती है। अगर कम हो तो डूब जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? ए, यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी। ये पारे के सतह पर तैरेगी। ये घुल जाएगी। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, ये पारे की सतह पर तैरेगी।
बिल्कुल सही आंसर है। 74वें का बी जो है ये पारे की सतह पर तैरेगी। जब लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है, ये पारे की सतह पर तैरेगी। अगला क्वेश्चन 75 है। इस किस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस पे, बी 1 डिग्री सेल्सियस पे, सी 2 डिग्री सेल्सियस पे, डी 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन पे। डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है 76। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्वेश्चन नंबर 76 आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर बता रहे हैं, ए जो है ऑप्शन आयतन है, बी भार है, सी द्रव्यमान है, डी घनत्व है। ऑप्शन डी घनत्व। ठीक है, ऑप्शन डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 77वें पे। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ए समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, बी समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, डी समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। ऑप्शन सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। हाँ, इसीलिए जो है इसको समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? जो बादल आप लोग देखते हैं वो किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं? ए निम्न दाब पे, बी निम्न घनत्व पे, सी निम्न सांद्रता के कारण, डी निम्न तापमान के कारण। ऑप्शन बी निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण वो जो है बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं, नहीं तो सारे नीचे गिर पड़े हैं, सिर्फ निम्न घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ए 1/9, बी 1/10, सी 1/6, डी 1/4। ऑप्शन बी 1/10। ऑप्शन बी जो है 1/10 जो है वो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, बी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, सी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, डी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। ऑप्शन ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसके कारण जो है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन का 80 का जो आंसर है वो ई पे टिक कर लीजिए आप लोग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 81 की तरफ। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है क्या होता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन बी घट जाता है। घट जाता है। जब आप बर्फ पर जो स्केटिंग है करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में क्या है? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। जो चौराहों पर पानी के फुहारे आप लोग देखते हैं उसमें आप गेंद डालिए तो वो नाचती रहती है, अक्सर उसमें पड़ी हुई होती है। किसके कारण? ए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, बी पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, डी पानी की शांतता के कारण। ऑप्शन ए पानी का वेग अधिक होने के से दाब घट जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। इसी के कारण जो है जो फुहारे होते हैं उस पे गेंद नाचती रहती है। अब जो है अगला क्वेश्चन है 83। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि जो भारी हिमखंड आप लोग देखते हैं वो ऊपर से नहीं, जो है नीचे से पिघलना शुरू करता है। क्यों पिघलना शुरू करता है? क्योंकि ऑप्शन बता रहे हैं, आप बताइए। निचले तल का तापमान अधिक होता है, बी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, सी बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। इसी के कारण जो बर्फ जो है वो नीचे से पिघलती है, ऊपर से नहीं पिघलती है। तो अगले क्वेश्चन है 84। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने
से दाब कम हो जाता है, बी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, डी उपयुक्त सभी कारणों से। ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है, इसी कारण गलगला फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है और 85 में बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। आप लोग भी घर पे कभी ये अगर प्रयोग किया हो, ना किया हो तो करके देखना कि जब भी आप बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाएंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि टुकड़े आपस में चिपक गए। क्यों चिपकते हैं? ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए जो है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसी के कारण दोनों जो बर्फ के टुकड़े हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। और 86 प्रश्न है, हाँ, 86 प्रश्न है आपका, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटी मोटी छत पर डाल देते हैं या कहीं पे भी डाल देते हैं, फिर तेज आंधी आती है तो जो फूस की बनी होती है या टीन की जो हल्की छतें होती हैं उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं? ए छतों का आकार जटिल होता है, बी छतें कसकर बंधी नहीं होती हैं, सी छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा नीचे छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है, डी फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती हैं। ऑप्शन सी, छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। बिल्कुल सही जवाब है। इसी के कारण जो है हमारे छत के ऊपर से टीनें उड़ जाती हैं, कभी फूस की डाल देते हैं, कुछ छप्पर पर डाल देते हैं वो भी उड़ जाता है इसी वजह से। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके, बी फिर पट्टियां सभी सही तरीके से लगाने के लिए, सी पटरियां समानांतर बनी रहें, डी डी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है 88, पहाड़ों पर कभी-कभी व्यक्ति के नाक व खून मुंह से खून निकलने लगता है। देखा होगा लोग अक्सर, अगर आप भी कभी कश्मीर या जम्मू कश्मीर जाते हैं तो जैसे ही आप फ्लाइट से नीचे उतरेंगे तो आपके मुंह नाक से एकदम से खून आ जाएगा, कई बार होता है। तो क्यों होता है? ऑप्शन है ए ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, बी ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, डी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऑप्शन डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हाँ, इसी के कारण आप जैसे ही उतरेंगे फ्लाइट से आपकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कुछ टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर, जो आपको उतरते ही खानी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है 89। तो इसमें 89 जो क्वेश्चन है उसमें है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। अगर आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो फाउंटेन पेन होता है उससे स्याही बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, बी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, सी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऊँचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इसीलिए जो आपके पेन का जो स्याही होती है, वो निकल के बाहर आ जाती है और आपकी शर्ट या पैंट की जेब खराब हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी बड़ी है, बहुत भारी भी होगी, ठीक है, और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए और गोल है पृथ्वी, ठीक है, त्रिज्या भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसे हम 1% त्रिज्या को कम कर दें, तब पृथ्वी के तल पर जी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? ए 0.5% बढ़ जाएगा, परसेंट बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। ऑप्शन बी, तो 2% बढ़ जाएगा। हाँ, क्या होगा? पृथ्वी पर जो तल की में जो जी का मान है वो 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और ये आईएएस 2003 में आया हुआ सवाल है।
ठीक है? जो लोग सोच भी नहीं पाते हैं, पृथ्वी इतनी बड़ी है कि आपकी सोच से परे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः वो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी, वायुमंडलीय दाब से कम होता है। सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। डी, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। 92 का। साबुन में बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ठीक है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ए, गुरुत्वाकर्षण बल। बी, आपेक्षिक वेग। सी, घर्षण की कमी। डी, घर्षण की अधिकता। ऑप्शन सी, घर्षण की कमी। ऑप्शन सी, घर्षण की कमी होती है इसीलिए हम फिसल जाते हैं। अगर पर्याप्त घर्षण रहेगा तो कभी भी हम फिसल नहीं सकते हैं। ठीक है, कभी चिकनी चीजों में हमेशा घर्षण की कमी रहती है इसीलिए हम फिसलते हैं। खुरदरी चीजों में घर्षण अच्छा खासा होता है इसीलिए हम कभी फिसलते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 94। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का द्योतक है? ए, गर्म मौसम। बी, सर्द मौसम। सी, आंधी या झंझावात की संभावना। डी, शुष्क मौसम। ऑप्शन सी, आंधी या झंझावात की संभावना। बिल्कुल सही बात है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये जो है आंधी या झंझावात की संभावना का द्योतक है कि ये इनमें से कुछ आंधी झंझावात होने वाला है। ये संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 जो है इस प्रकार है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल पर छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? ए, गुब्बारे में आमाप में कमी आ जाएगी। गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। सी, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। डी, गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। ऑप्शन सी, गुब्बारे के आमाप में में वृद्धि वृद्धि होगी। होगी। बिल्कुल सही जवाब है। गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बी, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। सी, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग 97 क्वेश्चन पे। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि ए, वहां वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। बी, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। सी, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। डी, वहां पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन सी, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। ऑप्शन ए, कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए। बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। सी, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। डी, वायुदाब द्वारा भूमि में मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। ऑप्शन बी, कारगारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी। बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। अगले क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर आकर फट जाता है क्योंकि ए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। बी, वायु दाब बढ़ जाता है। सी, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। डी, वायु दाब घट जाता है। ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। वायु दाब घट जाता है। इसी के कारण क्या होता है? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ए,
अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। बी, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। डी, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलने प- उ- उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, अधिक ताप के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इसी के कारण प्रेशर कुकर में खाना समय से पकता है। अगला क्वेश्चन है 101। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ए, नाभिकीय विखंडन द्वारा। बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सी, आक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा। डी, अपकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर द्वारा। बिल्कुल सही ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर नाभिकीय संलयन ना हो तो जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए, आयनन द्वारा। बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सी, नाभिकीय विखंडन द्वारा। डी, ऑक्सीजन द्वारा। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। ये पहले ही बताया चुका है, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 101 102 लगभग एक से ही हैं। दोनों बात सूर्य की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो सूर्य की जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। डायनामो परिवर्तित करता है। ए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ, जो डायनेमो है आप लोगों ने देखा होगा, डायनेमो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कई लोगों ने इसको देखा होगा डायनेमो को चलते हुए भी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। जो है वो इस प्रकार है। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ए, प्रकाशीय ऊर्जा का। बी, विद्युत ऊर्जा का। सी, ऊष्मीय ऊर्जा का। डी, यांत्रिक ऊर्जा का। ऑप्शन ए, प्रकाशीय ऊर्जा का। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। 105 क्वेश्चन नंबर है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ए, गतिज ऊर्जा। बी, स्थितिज ऊर्जा। सी, संचित ऊर्जा। डी, विखंडन ऊर्जा। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम इस पे लेटते हैं या बैठते हैं तो इसका जो है आकार परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ठीक है, दोस्तों सभी लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। जब कोई चीज गति कर रही होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है, चली हुई गोली। बी, बहता हुआ पानी। सी, चलता हथौड़ा। डी, खिंचा हुआ धनुष। ऑप्शन डी, खिंचा हुआ धनुष। खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जबकि चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, क्योंकि गति कर रही होती है। बहता हुआ पानी में भी गति होती है। और चलता हथौड़ा जो होता है उसमें भी गति होती है। ठीक है, जबकि खिंचा हुआ धनुष में कोई गति नहीं होती है। तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है खिंचा हुआ धनुष में। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। जब एक जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जब एक चल वस्तु की जो गति होती है वो दुगनी हो जाती है, मतलब पहले वो जिस स्पीड से चल रही होती है उससे दोगुनी स्पीड से चलने लगे तो क्या होता है? ए, दुगनी हो जाती है। बी, चौगुनी हो जाती है। सी, समान रहती है। डी, 3 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस प्रकार है। सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि जब आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जबकि आप उतरते हैं तो ऊर्जा कम खर्च होती है। तो पता है क्यों खर्च होती है जब हम चढ़ते हैं ऊपर? तो उसके विकल्प देते हैं। ए, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। सी, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। डी, व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता। ऑप्शन बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए उसे ज्यादा मेहनत लगती है, उसको ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, उसे ज्यादा कार्य करना पड़ता है, इसलिए वो जल्दी उठता है। जबकि आपने देखा होगा जब भी आप उतरते हैं सीढ़ियों से तो या पहाड़ों से उतरते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती, जबकि चढ़ने में आप हांफने लगते हैं, आपके पैर थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आप क्या कर रहे होते हैं? गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बी, लासातेलिए का नियम। सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। डी, परासरण का नियम। ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम।
ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? इसमें क्या कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 110। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल बस किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ए पास्कल का नियम, बी टॉरिसेली का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का नियम। ऑप्शन ए पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है? स्वचालित वाहनों से द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल बस किस नियम का जो पास्कल का नियम का जो है वो सीधा अनुप्रयोग है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? जो रेल की पटरियां हैं अपने वक्रों पे जो कर्व होते हैं वो किस कारण से बंद की जाती हैं? तो ए है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक में आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न ना हो सक नहीं हो सकता। सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिरती है। ऑप्शन सी रेलगाड़ी का के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? आप लोग साइकिल चलाते हैं, आपने देखा होगा जैसे आपकी गली आती है या सड़क में कोई मोड़ आता है, तो जैसे ही मोड़ते हैं आप एक तरफ की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो वो किस कारण से होता है? ऑप्शन ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी भाई झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार से अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन सी भाई झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों का दबाव डाला जा सके। ऑप्शन डी है वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। ऑप्शन बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? साइकिल गिर जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ये क्वेश्चन भी लगभग उसी से मिलता जुलता है। अगर कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो क्या होता है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, देखना। ए बाहर की ओर झुकता है, बी अंदर की ओर झुकता है, सी आगे की ओर झुकता है, डी बिल्कुल नहीं झुकता। ऑप्शन बी अंदर की ओर झुकता है। अंदर की ओर झुकता है। क्यों झुकता था? क्योंकि अगर वो नहीं झुकेगा तो साइकिल उसकी गिर जाएगी। और ये आरआरबी में आया हुआ है, टीसी में टे करेक्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ई अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी गुरुत्व बल, डी घर्षण बल। ऑप्शन ए अपकेंद्री बल। हाँ, तो आप सबको इसका जो है अपकेंद्रीय बल के कारण अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में क्या अंतर है? जो अभिकेंद्रीय बल है वो केंद्र की तरफ लगता है। मतलब जो अगर अपकेंद्रीय बल किसी चीज में लगेगा तो क्या होगा? पूरी जो जो दूध जो है क्रीम है वो पूरी अंदर की ओर चली जाएगी, बीचों बीच चली जाएगी अगर अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। ठीक है, जबकि क्या होता है जब हम मथते हैं तो क्या होता है? पूरी जो क्रीम है वो उधर हो जाती है। अपकेंद्रीय बल के कारण जो है वो जो है अलग हो जाती है। जो अपकेंद्रीय बल होता है वो केंद्र के विपरीत काम करता है, जबकि जो अपकेंद्रीय बल है वो केंद्र की ओर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 115 जो है, जब जब पानी की बाल्टी काफी तेज से उड़ाकर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? ए अपकेंद्र पर केंद्र बल पानी से वजन से अधिक होता है, बी केंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, सी बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, डी पानी और बाल्टी के बीच के संसंजन बल अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए केंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। हाँ, अपकेंद्र बल जो है वो पानी के वजन से अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जब बाल्टी काफी तेजी से उड़ाते बदले घुमाई जाती है तो पानी बाल्टी से इसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है और वो ऊपर से ऊर्ध्वाधर, मतलब अगर आप बाल्टी पकड़े और नीचे से ऊपर की ओर खूब तेजी से घुमाएं तब देखेंगे उसमें से पानी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? वो इसी वजह से नहीं गिरेगा क्योंकि जो अपकेंद्र है वो अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसीलिए जो है वो पानी जो है बाल्टी से बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। बिल्कुल आप बाल्टी उल्टी तो ऊपर तक चली जाती है फिर भी नहीं गिरती। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। आप लोग सभी के घरों में वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन किस तरह से काम करता है कि आपके कपड़े धुल जाते हैं, आपके सारे काम होते हैं? किसके कारण? ए उपकेंद्रण के कारण, बी अपोहन के कारण, सी अपकेंद्रण के कारण, डी विसरण के कारण। ऑप्शन सी केंद्र के कारण। अपकेंद्रण के कारण जो है वॉशिंग मशीन आपके इस सिद्धांत पे काम करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है और आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं।
अगला क्वेश्चन है 117, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता, क्या कारण है? ऑप्शन ए, ये पृथ्वी के निकट है। बी, ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं के पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के और जो है आज का जो क्लास है यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अगला क्लास जो है बहुत ही जल्दी लेंगे और 118 से वहां पे पढ़ाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए हमारे और भी वीडियो देखें। धन्यवाद।